गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 8 के अंदर एक न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने क्या किया था, प्रीवियस लेक्चर में कि आपके पास जो चुंबकीय पदार्थ है उनका हमने कितने भागों में वर्गीकरण किया था, 3 भागों में। एक था प्रतिचुंबकीय पदार्थ, दूसरा था आपके पास अनुचुंबकीय पदार्थ, तीसरा क्या था बेटा, लोहे चुंबकीय पदार्थ। तो उसमें से जो पहला प्रतिचुंबकीय पदार्थ है उसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। साथ ही इसके प्रतिचुंबकत्व के पीछे का कारण क्या है, उस कारण को भी हम समझेंगे। तो पूरा प्रतिचुंबकत्व को अच्छे से समझने के लिए वीडियो के एंड तक आप बने रहें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान दो, हमें पढ़ना क्या है बेटा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की व्याख्या मैं पहले भी कर चुका हूँ। प्रतिचुंबकीय देखो नाम से ही परिभाषित है, प्रतिचुंबकीय। अब प्रति का मतलब क्या होता है बेटा, प्रतिकर्षण। क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, उनको क्या बोला जाता है बेटा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। इसी कारण से ये जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है ये हमेशा आपके पास अधिक चुंबकीय क्षेत्र वाले से, अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र वाले हिस्से से न्यूनतम या कम चुंबकीय क्षेत्र वाले हिस्से की ओर गति करना पसंद करते हैं। प्रतिकर्षण है इसलिए ये ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र को पसंद नहीं करते। ये जहां चुंबकीय क्षेत्र या तो हो नहीं, और हो तो कैसा हो, कम हो, तो वहां रहना पसंद करते हैं। ऐसे पदार्थों को क्या बोला गया बेटा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ बोला गया। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की परिभाषा बड़ी आसान है। परिभाषा क्या है, ऐसे पदार्थ जिनको जब असमान चुंबकीय क्षेत्र, अब समझो असमान का मतलब क्या है कि एक क्षेत्र है जहां पे दो अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र है। मान लो ये कोई क्षेत्र मान लो, और मैं कह रहा हूं यहां पे चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, अधिक, और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, कम। तो इस क्षेत्र में दो चुंबकीय क्षेत्र है, एक जगह ज्यादा है और एक जगह क्या है, कम है। तो इस क्षेत्र को क्या बोला जाएगा बेटा, असमान चुंबकीय क्षेत्र। अब क्वेश्चन ये आता है, सर ये असमान चुंबकीय क्षेत्र हम बनाएंगे कैसे? तो आपको पता है कि चुंबकीय बल रेखा अगर मान लो ऐसी है, तो इस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र क्या है, प्रबल, और इस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र क्या है बेटा, दुर्बल या कम है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है इसको क्या बोला जाता है, असमान चुंबकीय क्षेत्र आपके पास बोला जाता है। तो हमने बोला है कि एक असमान चुंबकीय क्षेत्र है, अर्थात एक जगह चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ज्यादा, और दूसरी जगह क्या है, कम। और यहाँ पर किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को रख दिया गया। तो हमने देखा इसका व्यवहार ऐसा है कि ये अधिक वाले से खिसककर किसकी ओर चला जाता है, कम वाले की ओर। तो हमने बोला कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होंगे वो अधिक से किधर जाएंगे बेटा, कम की ओर। तो यही बात बोली है। ऐसे पदार्थ जो असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अधिक तीव्रता से कम तीव्रता वाले भाग की ओर क्या होते हैं, विस्थापित होते हैं। या इसका मतलब यह है कि ये चुंबकीय क्षेत्र से दूर जा रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र से दूर जा रहा है मतलब वो कौन सा गुण दर्शा रहा है, प्रतिकर्षण का। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र से क्या होते हैं, प्रतिकर्षण होते हैं। एक परिभाषा तो ये दे सकते हो आप लोग, ठीक है। दूसरी परिभाषा क्या है, अथवा जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में कुछ चुंबकित हो जाते हैं। इसका मतलब अभी समझाऊंगा कि इसके अंदर जो गुण है वो ऐसा है कि अगर इसको आप किसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो ये अपने आप को उस चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में ले जाएगा। अर्थात विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, कुछ चुंबकित हो जाता है। ये पदार्थ क्या कहलाता है बेटा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। और उन पदार्थों का यह गुण प्रतिचुंबकत्व कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, प्रतिचुंबकत्व। उदाहरण आपको याद रखने हैं, कॉपर, जिंक, एसबी, बिस्मिथ, एजी, H2N2, AU, AG, हवा, पानी, हीरा आदि। अब एग्जाम में क्या होता है कि आपसे सीधा सीधा 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, प्रतिचुंबकत्व गुण क्या है। तो हम क्या बताएंगे, वह पदार्थ जिनको असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो अधिक तीव्रता से कम तीव्रता वाले भाग की ओर विस्थापित होते हैं, अर्थात प्रतिकर्षित होते हैं। या अथवा परिभाषा क्या दे सकते हो, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या हो जाते हैं बेटा, चुंबकित हो जाते हैं।
ऐसे पदार्थों को क्या बोला जाता है? प्रतिचुंबकत्व पदार्थ। और इनका ये गुण क्या कहलाता है? प्रतिचुंबकत्व कहलाता है आपके पास। तो इस तरीके से आपको परिभाषा याद होनी चाहिए, साथ ही उदाहरण पता होना चाहिए। जैसे एक बार बोर्ड में ये पूछा था कि प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोहे चुंबकीय पदार्थों के कोई तीन उदाहरण लिखो, तो उदाहरण आपको पता होना चाहिए। अब उदाहरण के आधार पे एक दूसरा क्वेश्चन भी दे सकता है। वो क्या कहेगा कि 4 उदाहरण लिख देगा और बोल देगा पहचानो इसमें से प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण कौन सा है। तो आपको ये सारे के सारे ही पता होना चाहिए कि प्रतिचुंबकत्व में ये आता है आपके पास। ठीक है, ये तो परिभाषा है। अब हमें ये समझना है कि कौन से पदार्थों में प्रतिचुंबकत्व पदार्थ का गुण पाया जाएगा। तो ये प्रतिचुंबकत्व पदार्थ के गुण की जो वाक्य है वो आपके पास इलेक्ट्रॉनों सिद्धांत, या हम बोले इलेक्ट्रॉन के आधार पर कर सकते हैं। ध्यान दो, देखा गया कि जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या युग्मित थी, युग्मित का मतलब था कि मान लीजिए उसके अंतिम कक्ष के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास सम संख्या में है, युग्मों के रूप में है, तो होगा क्या सर? किसी भी परमाणु में एक नाभिक होता है, ये नाभिक मान लिया, और इसकी एक क्या होती है बेटा? कक्षा। ये इसकी क्या हो गई? कक्षा हो गई आपके पास। और इस कक्षा में कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार से गति करते हैं। एक तो करते हैं आपके पास इस नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ पे गति, और दूसरा करते हैं अपने अक्ष पर चक्रण, जैसे पृथ्वी करती है। पता है ना आपको, ये सूरज है, ठीक है, और ये मेरी पृथ्वी है। तो पृथ्वी ऐसे चक्कर भी लगाएगी और साथ ही अपने अक्ष पे ऐसे घूमेगी भी, ऐसे घूमते हुए क्या करेगी? चक्कर लगाएगी। जब वो ऐसे घूमती है चारों तरफ तो वहां पे मौसम बनते हैं, और जब वो अपने अक्ष पे ऐसे घूमती है तो दिन रात बनते हैं आपके पास। तो हमने बोला इलेक्ट्रॉनों का भी ठीक इसी प्रकार से होता है। इलेक्ट्रॉन एक तो मान लीजिए इस प्रकार से चक्कर लगा रहे हैं, और दूसरा इनका एक अक्ष होगा जिस अक्ष पे ये ऐसे घूम भी रहे हैं, और ये इनका घूमना क्या कहलाता है बेटा? चक्रण। क्या कहलाता है? चक्रण। आपने कभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा है? 11वीं क्लास में भरा ही होगा केमिस्ट्री के अंदर, कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से भरा जाता है। ठीक है, आप इस प्रकार से भरते हो हमेशा यू। ठीक है, इस वाले हिस्से को देखो, आपने एरो ऐसे बनाया, इसका मतलब ये है कि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण कैसा है? एक दूसरे के विपरीत। आपने एरो ऐसे नहीं बनाया ना, आपने ऐसे बनाया, आपने कुछ इस तरीके से बनाया। इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत क्या लगाते हैं बेटा? चक्रण लगाते हैं। अभी भी कह रहा हूं, घूमने की दिशा एक होगी, घूमने की दिशा एक होगी, लेकिन अगर एक ऐसे चक्कर लगा रहा है, चक्रण कर रहा है, तो दूसरा इस प्रकार से चक्रण करेगा आपके पास। ठीक है, इतनी सी बात मान लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो हमने क्या माना, हमने क्या लिया कि ऐसे परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्मों के रूप में हो, युग्म का मतलब हो गया कपल, जोड़ों के रूप में आपके पास हो। ये दोनों जोड़े हैं मियां बीबी के आपके पास। ठीक है, अब आपको वैसे ही पता है कि मियां बीबी की क्या बनती नहीं है, एक दूसरे के विपरीत रहते हैं, तो ये भी एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत हैं। ठीक है भैया, तो ये दोनों एक दूसरे पे क्या लगाएंगे बेटा? चक्रण लगा रहे हैं। मान लीजिए कि इसका जो चक्रण है, मैं अभी इसकी जो चक्कर लगाने वाली गति है उस गति के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं इसके चक्रण के बारे में बात करना चाहता हूं केवल। ये जो चक्रण लगा रहा है, ये मान लेते हैं क्लॉकवाइज लगा रहा है, तो ये कैसे लगाएगा? एंटी क्लॉकवाइज आपके पास चक्कर लगाएगा। ठीक है, अब देखो होगा क्या, जब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगा आपके पास, तो हम क्या बोलेंगे कि इसकी वजह से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बनेगा। ये बात आपकी फिक्स है। देखो, आपने क्या पढ़ा है कि सर ये आपके पास एक धारावाही लूप है, धारा कितनी बहती है? I। अगर धारा I बहेगी तो इसकी वजह से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M की दिशा किधर होगी? तो हम बोलेंगे कि अपनी जो सीधे हाथ का नियम है वो ये कहता है कि मुड़ी हुई उंगलियां धारा की दिशा में, तो अंगूठा किसको बताता है बेटा? चुंबकीय द्विध्रुव को बताता है। अर्थात इसका चुंबकीय द्विध्रुव किधर होगा? ऊपर की ओर।
यदि इसी वर्ताकार लूप में धारा इस प्रकार से बहती तो आपके पास मुड़ी हुई उंगलियां इस प्रकार से दर्शाई जाती, तो अंगूठा कहाँ जा रहा होता, अंदर की ओर, अर्थात चुंबकीय द्विध्रुव कहाँ है बेटा, नीचे की ओर है। इतनी सी बात मुझे समझ में आती है, ठीक है, नो डाउट आपके पास। एक बात हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना मैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन जो है जिस दिशा में गति करता है उसके विपरीत दिशा में क्या बहती है बेटा, धारा। ये बात हम 5वें चैप्टर के पहले लेक्चर में ही कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में जाएगा उसके विपरीत दिशा में क्या बहेगी बेटा, धारा बहेगी। अब सुनना इधर, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो धारा कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात सॉरी क्लॉकवाइज तो ऐसे होता है, ये क्लॉकवाइज, ये इलेक्ट्रॉन का चक्रण है, धारा कैसी बहेगी बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात इस इलेक्ट्रॉन के कारण जो एक सूक्ष्म धारा उत्पन्न होगी उसकी दिशा मैंने पता कर ली। इसमें देखते हैं इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, धारा कैसे बहेगी, क्लॉकवाइज, क्योंकि धारा इसकी क्या होती है बेटा, विपरीत होती है, ठीक है। अब मुझे धारा की दिशा पता है, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन के कारण कुछ धारा है, उसके कारण कुछ धारा है। अगर मुझे धारा की दिशा पता है तो क्या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ज्ञात कर सकता हूं, बहुत आसान है, अपनी मुड़ी हुई उंगलियां धारा की दिशा में, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहां होगा बेटा, ऊपर की ओर, इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहां होगा, नीचे की ओर। अब हम बोलेंगे कि इस परमाणु पे दो युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, दो क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से दो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो रहे हैं, एक और दो। अब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है सर, m इक्वल टू होता है हाफ ई वी आर आपके पास, तो आवेश दोनों का समान होगा, वेग समान होगा, चक्रण की त्रिज्या समान होगी, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान भी क्या आएगा, समान। मान लेते हैं कि इसका मान आया +5 और इसका मान कितना मान लेते हैं, -5, या प्लस माइनस किसी को भी मान लो, प्लस माइनस केवल ये बता रहे हैं कि इनके मान एक दूसरे के क्या है बेटा, विपरीत हैं, क्या है, एक दूसरे के विपरीत। अब बताओ इस पूरे परमाणु का कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा सर, एक का जितना पॉजिटिव है दूसरे का उतना ही नेगेटिव है, कुल कितना हो जाएगा, 0, अर्थात ये अपने अंदर अभी कोई चुंबकीय गुण नहीं दर्शाता। m नेट का मतलब है कि जो चुंबकीय गुण है उनका मान कितना है, 0। अब समझना होता क्या है, जब आप इसी पदार्थ को किसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो, जैसे बात कर लेता हूं मैं कि सर जी मान लेते हैं ये कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र हमने उत्पन्न कर दिया कहीं बाहर से, और ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये लंबवत अंदर की ओर है, लंबवत कहाँ है, अंदर की ओर, लंबवत अंदर की ओर, ठीक। ये बात सबको पता है ना कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है, एक दूसरे के क्या होती है बेटा, विपरीत। अब सोचो जो चुंबकीय क्षेत्र आप लगा रहे हो वो अगर लंबवत अंदर की ओर है तो इस चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किधर होगा, लंबवत बाहर की ओर, तो इसका जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है इसको बोल दो बेटा m', और ये किधर है बेटा, लंबवत बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर आपके पास है। अब क्या किया कि ये जो परमाणु था इसको इसमें रख दिया, सर ये नाभिक है, ठीक है, ये इसकी क्या है बेटा, कक्षा है, और ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ये इनका चक्रण है। इसमें धारा कैसे मानी थी हमने, एंटी क्लॉकवाइज, इसमें कैसे मानी है, क्लॉकवाइज। इसकी वजह से जो आपके पास चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है वो किधर है, बाहर की ओर, तो ये m किधर है बेटा, बाहर की ओर। इसकी वजह से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहां है बेटा, अंदर की ओर, ये कहां पर है, अंदर की ओर, ठीक है। अब सुनना,
इसका तो अंदर की ओर है और इसमें कहाँ है बेटा, बाहर की ओर। कंसेप्ट यह है कि जब इस परमाणु को इस चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो ये जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है इसके एक के मान में तो वृद्धि होगी और दूसरे के मान में क्या होगी, कमी। भाई साइकिल सबने चलाई है, ये साइकिल चल रही है और पीछे से कोई धक्का दे, अर्थात जिस दिशा में आप जा रहे हो और उसी दिशा में आप पे धक्का लगाया जाए तो आपकी साइकिल के वेग के मान में क्या हो जाती है बेटा, वृद्धि। क्लियर है इतनी सी बात। दूसरा, अगर मैं बात करूं कि आपके पास अगर साइकिल इधर जा रही है और कोई पीछे से आपको खींच ले तो आपके वेग के मान में क्या हो जाएगी, कमी। देखो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण 3 चीजों पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश पे, चक्रण की त्रिज्या पर और वेग के ऊपर। अब होगा क्या, आवेश तो उतना ही रहेगा, चाहे से इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखो या मत रखो। आपके पास चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तब भी आवेश ई था और जब नहीं रख रहे तब भी कितना था, ई। मतलब ये तो एक नियत राशि है। दूसरा, इसकी चक्रण की त्रिज्या भी क्या रहेगी बेटा, नियत। बदलता कौन है, वेग बदलता है, और एक वेग बढ़ेगा तो चुंबकीय आघूर्ण भी बढ़ेगा। ये ऐसे बोल दूं मैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ रहा है, इसका मतलब वेग भी बढ़ रहा है आपके पास। अब सुनेगा, अब ये चुंबकीय आघूर्ण और जो आपने ये चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से लगाया, ये दोनों एक ही दिशा में, तो इसके मान में तो क्या हो जाएगी बेटा, वृद्धि। ठीक है, ये चुंबकीय आघूर्ण कहां है, अंदर की ओर, और जो आपने ये क्षेत्र की वजह से लगाया वो किधर है, बाहर की ओर, तो ये इसको कम कर देगा, मतलब इसके मान में क्या होगी बेटा, कमी। अब देखो हमने मान क्या लिए थे, ये था -5, मान लो कम होते होते ये हो गया -2। इसका मान कितना लिया था हमने, +5, ये लिया था मैंने +5, और ये बढ़ता बढ़ता आपके पास मान लीजिए हो गया कितना, आपके पास +8। अब बताओ इस पूरे के परमाणु के जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है m नेट का मान कितना हो जाएगा सर, +8 -2, इसका मतलब +6। प्लस का क्या बेटा आपके पास 6। तो हमने बोला कि ये जो +6 है इसका मतलब पहले इसमें चुंबकीय गुण कितना था, 0। अब इसमें कुछ चुंबकीय गुण आ जाएगा और ये जो चुंबकीय गुण आएगा वो इस चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। कहां होगा बेटा, विपरीत दिशा में होगा, जिसकी वजह से आपके पास हम बात करें इसके चुंबकीय गुणों के अंदर क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और उस प्रतिकर्षण गुण को हम क्या बोलते हैं बेटा, आपके पास प्रतिचुंबकत्व बोलते हैं। तो आपके पास ये पूरा एक कंसेप्ट है, इसको अभी मैं थ्योरी में लिख दूंगा। आपको याद क्या रखना है कि एक नाभिक है, उस पे 2 इलेक्ट्रॉन है, वो चक्कर लगाते हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत चक्कर लगाते हैं, जिसकी वजह से परमाणु का कुल चुंबकीय द्विध्रुव कितना होता है, 0। लेकिन जब इसको किसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो एक के चक्रण की गति बढ़ जाती है और दूसरे के चक्रण की गति कम हो जाती है। ठीक है, उसके पीछे कारण क्या था वो मैं आपको समझा चुका हूं, लेकिन वो आपके लिखना नहीं है, केवल इतना सा बोलना है कि एक के चक्रण की गति बढ़ जाएगी, दूसरे की घट जाएगी, जिसकी वजह से इसका परिणामी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होगा, और 0 नहीं होगा तो कुछ प्राप्त होगा, और ये जो प्राप्त होगा वो इस बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। इसकी वजह से ये कौन सा गुण दर्शाते हैं बेटा, प्रतिकर्षण का गुण दर्शाते हैं। एक बार ये थ्योरी लिख लो, और ये दोनों डायग्राम उतार लेना, आपको ये डेटा लिखने की जरूरत नहीं है। प्रतिचुंबकत्व की हमें व्याख्या करनी है बेटा, जो अभी मैंने बोर्ड पे समझाया उसको अब लिखना कैसे नोट्स के अंदर, उसके लिए मैं आईपैड का यूज कर रहा हूँ। इसे प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या है, हमने क्या पढ़ा था, इन पदार्थों में प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत पर कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहा था कि प्रतिचुंबकत्व का गुण उनमें पाया जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन कौन सी अवस्था में होंगे बेटा, युग्मित रूप में होंगे। तो यही बोला है, यह गुण उन पदार्थों में पाया जाता है जिसमें पदार्थों या अणुओं में इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में रहते हैं। युग्मित का मतलब बताया था बेटा, जोड़े में रहेंगे, एक साथ 2 मिलेंगे।
तथा प्रत्येक युग्म में एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण दूसरे इलेक्ट्रॉन के क्या था बेटा, विपरीत दिशा में होता था, जिससे युग्म के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देते हैं बेटा, निरस्त। चुंबकीय आघूर्ण था कैपिटल M, एक का बाहर की तरफ जा रहा था, दूसरे का अंदर की तरफ था, दिशाएं विपरीत, परिमाण समान, एक दूसरे को क्या कर देते हैं बेटा, निरस्त कर देते हैं। अतः प्रत्येक परमाणु का परमाणुई चुंबकीय आघूर्ण कितना प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। ये तो तब है जब हमने उस परमाणु को चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखा, लेकिन जैसे ही किसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में वर्ताकार कक्षा के तल के लंबवत दिशा में लगाया जाता है। हमने क्या किया था, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन थे और इसमें इस प्रकार से लंबवत दिशा में क्या लगाया था बेटा, आपने एक बाहरी चुंबकीय क्षेत्र। तो जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र है वो उस वर्ताकार तल के लंबवत दिशा में लगाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती, प्रभावित होती है, क्योंकि बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के कारण युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा क्या होती है, विपरीत। भाई एक पे चुंबकीय बल अंदर लगेगा, दूसरे पे बाहर लगेगा, तो एक की चुंबकीय चक्रण की जो वेग या कोणीय वेग बोले वो बढ़ जाएगा और दूसरे का कोणीय वेग क्या हो जाएगा बेटा, घट जाएगा, कम हो जाएगा आपके पास। तो इलेक्ट्रॉनों के कोणीय वेग घटने या बढ़ने से उनकी तुल्य धारा और इसके परिमाण स्वरूप चुंबकीय आघूर्ण में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिससे प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को नष्ट नहीं कर पाते आपके पास। इसका मतलब वो जो चुंबकीय आघूर्ण पहले 0 हो जाया करते थे, वो अब चुंबकीय क्षेत्र में जब लगाओगे तो वो 0 नहीं हो पाएंगे आपके पास। चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित होते हैं, नष्ट नहीं हो पाते, तथा परमाणु या पदार्थ में एक परिणामी चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। मतलब कि उस परमाणु में एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जिसकी जो दिशा होगी वो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होती है। यहाँ पे एक छोटी सी बात रख लेना कि ये दिशा विपरीत होगी, ये कौन बताता है बेटा आपको, लेंज का नियम। किसका नियम बताता है, लेंज का नियम हमें ये बताता है। अब ये लेंज का नियम क्या होता है, ये हम चैप्टर 9th में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। केवल अभी याद रखो कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा या हम बोले जो चुंबकीय आघूर्ण बनेगा वो उस चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होगा। ये बात कौन समझा के गया बेटा आपके पास, लेंज का नियम समझा के जाते हैं आपके पास। अतः पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में कुछ क्या हो जाते हैं, चुंबकित हो जाते हैं, और यही गुण क्या कहलाता है बेटा, चुंबकत्व कहलाता है। और वो पदार्थ क्या कहलाता है बेटा, प्रति चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। मैंने शायद पहले गलत बोल दिया, गुण क्या कहलाएगा, प्रति चुंबकत्व कहलाएगा। गुण क्या कहलाएगा, प्रति चुंबकत्व। तो एक बार आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आपको यही चीज लिखनी है आपके नोट्स के अंदर। और स्टार्टिंग परिभाषा और 2 डायग्राम मैंने बता दिए थे, वो भी आपको लिखना है।